आपने कश्मीर को जहन्नुम से जन्नत बनते हुए देखा है। चारों तरफ से, इधर से हमारे जवान फायर कर रहे हैं, उधर से वो फायर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अल्लाह अकबर, इधर से कह रहे हैं जय बजरंगी। हाँ बिल्कुल, मतलब चारों तरफ से शर्ट पहन के घूम रहे हैं कि भाई हम गजवाए हिंद करेंगे। इस मानसिकता को कैसे ख़त्म करोगे? इस मानसिकता को तो कुचला जा सकता है। जो कश्मीर की मिलिटेंसी है, आतंकवाद है, उसमें एक ऐसा घटना थी जिसने आतंकवाद को लगभग 20 साल आगे ले गई। तो फिर हम रात में वहाँ गए, रात में जाके पहली बार गए, और ये इलाका वो जो था हिजबुल मुजाहिदीन का पूरा था, रूरल एरिया में हिजबुल मुजाहिदीन बहुत थी। बंद के कॉल होते थे अभी तक, ये 2019 से पहले यही था सारा, कि जितने नारे लगते थे सारे मस्जिदों से लगते थे। 3 ही ग्रुप थे उस समय मेन, JKLF, हिजबुल मुजाहिदीन और पीपुल्स लीग। एक पिस्टल इस हाथ में यहाँ रखी रहती थी, ठीक है, AK-47 नीचे पड़ी है, ग्रेनेड इस हाथ में, पिन बिल्कुल दांतों के पास। पाकिस्तान तो चाहता था कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो मारे जाएं, कि हम IIT बनाते हैं, ये IED बनाते हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस एक्सपर्ट बनाते हैं। तो उस समय पे इंफॉर्मेशन वगैरह कैसे मिलती थी? लेकिन ये पकड़ा गया, ये पूरे कश्मीर वैली का पहला कैच था। आतंकवाद को एक बहुत आगे तक का विजन दे दिया कि आप किडनैप करो और डिमांड करो। तो वैसे मैंने इसमें बुक्स में पढ़ भी रहा था। वैसे तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, ये बड़ी अमेजिंग बुक है। आई थिंक ये वाली मेरी नहीं है जो आपने मुझे दी है, वो आपकी वो है। दीदी को वो वाली देना यार। इसको हाँ। इसमें मैंने वो लगा दिया, अगर आप पूछेंगे ना तो मैंने वो दोनों जो दोहे हैं उस पे वो लगा दिया था। तो सर ने मुझे ये करी है गिफ्ट, प्रिय श्री परम चौधरी को सादर प्रेम और शुभकामनाएं। वाह बढ़िया सर। इसका पहले वाला दोहा मुझे बड़ा याद है। आई थिंक जो मैं पढ़ रहा था ना वो बढ़िया था। अब उससे ही मैं सवाल पूछता हूँ आपसे। दुश्मन के प्रति हिंसा सबसे बड़ी अहिंसा। यही फिलॉसफी है मेरी। कहाँ से आया सर ये? क्या फिलॉसफी है इसके पीछे की? शुरू हो गया क्या? अभी नहीं। हाँ शुरू है, हम ऐसे ही कर लेते हैं शुरू। अच्छा ठीक हाँ, है। पहले मैं आपका वेलकम तो कर दूं। हाँ। तो IG कमलकांत शर्मा सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल BU पे। कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं आपका, और साथ ही साथ शुभकामना देता हूं कि आप जिस राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं, जन जन में चेतना फैला रहे हैं, आप इसमें सफल हों। बहुत बहुत देखो धन्यवाद। हम तो जरिया हैं, बाकी जो आपका एक्सपीरियंस, अभी हमने 1 घंटा बैठ के जो बाहर बातें करी है, मैं इस अश्योरिटी के साथ बोलूंगा कि हम लोगों को ये बातें पता ही नहीं थी। तो चलो पहले वैसे एक सबसे पहले ये सवाल, ये किताब क्यों लिखी आपने? ऐसा था कि जब कोविड आया था तो समय ही समय था हमारे पास, क्योंकि ऑफिस जाते थे, उसके बाद आपके पास है। तो जैसे आपको मालूम है कि हमारा वेद को समझने के लिए दर्शन है 6, उसमें एक दर्शन है योग। तो योग पर पातंजल योग सूत्र एक बहुत अच्छी पुस्तक है। तो वो मैंने जब पढ़ी शुरू से आखिर तक, तो वो बहुत ही उत्कृष्ट पुस्तक है। तो जब मैंने उसमें पढ़ा तो किस तरह ये योग से आप जीवन को सफल कर सकते हैं, तो फिर मैंने उसको याद रखने, क्योंकि वो बहुत पुस्तक थी, बड़ी पुस्तक थी, और उसमें एक-एक जो उनके सूत्र हैं उसकी व्याख्या सभी दर्शनों से, जैसे योग से भी की है उन्होंने, और दूसरे हमारे जो दर्शन हैं जैसे ज्ञान योग है और दूसरे, उस सब से उन्होंने उसकी व्याख्या की थी। तो फिर मैंने उस पर दोहा लिख दिए ताकि भविष्य में मुझे इतनी मेहनत न करनी पड़े। तभी आपने इसका नाम योग दोहावली रखा है। हाँ हाँ हाँ। हम बचपन में ये वाला पढ़ते थे ना, लाइक संस्कृत टाइप। इसका पहला वाला श्लोक भी बड़ा याद है। क्या है? अस्तोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिगमय, मृत्योमा मृत्युगमय। आई थिंक यही सहारा है जीवन का भी ना। जीवन का क्या, मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर मान लो कोई भगवान न करे कल कोई ऐसा युद्ध होता है और सारी हमारी टेक्नोलॉजी नष्ट भी हो जाती है, तो ये मात्र 3 दोहे, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर,
और मृत्यु से अमृत की ओर, इन 3 को अगर हम अपनी धुरी बना लेंगे, तो फिर हम यहाँ तक पहुँच जाएँगे। ये है इसका अर्थ। आपने पता आपके जब मैं आपके बारे में थोड़ा सा R&D कर रहा था, मुझे सबसे बेस्ट चीज पता क्या लगी कि आपने ऑल ओवर इंडिया के हर एक स्टेट में जी, काम किया है। हाँ, आपने पूरा इंडिया को एक्सप्लोर कर किया है। जी। मोस्टली J&K में आप बहुत रहे हो और पंजाब में बहुत रहे हो। तो लेट्स स्टार्ट विद J&K। कश्मीर से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है आपने कश्मीर को जहन्नुम से जन्नत बनते हुए देखा है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये शब्दावली जो आपने कही है, जहन्नुम बन गया था, वो जन्नत था। जो एक कहते भी हैं कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। फिरदौस का जो एक तो मुझे वो किस्से जानने हैं, मैं चाहता हूँ ये किस्से ना पता लगे हमारी ऑडियंस को भी, बिकॉज़ कहीं न कहीं ये चीज़ें नहीं पता है और ये चीज़ें वही बता सकता है जो उस समय पे चीज़ें देख रहे थे और वो हो आप। जी। तो जितने भी टेररिस्ट के ग्रुपिज़्म था वहाँ पे, बिकॉज़ अब तो बहुत बढ़ चुका हाँ, है, हाँ। उस समय पे कैसे शुरुआत हुई इन सब चीज़ों की? देखिए, शुरुआत तो इसकी जो टेररिज़्म की है, वहाँ से शुरू में जैसे आपको मालूम है कि 1948 में जो लश्कर बना के और हुँ, जो वहाँ के सारे ग्रुप थे और उनको वहाँ की आर्मी ने पाकिस्तान की आर्मी ने सपोर्ट करके यहाँ भेजा था, हुँ, जिसको आपको मालूम है कि परमवीर चक्र भी एक हमारे जो शर्मा जी थे उनको मिला। तो वो किस तरह पूरा बारामूला तक आ गए थे वो लोग, हुँ, ठीक है? उस समय तक कुछ इस तरह की स्थिति थी कि राजा ने नहीं कहा कि भई हम इसके साथ भारत के साथ विलय करते हैं। चलो वो एक अलग हुँ, विषय हुँ, है, उसमें हम फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन असली बात मैं केवल इससे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कहते हैं ना लोग कि ये भई वहाँ चुनाव ठीक ढंग से नहीं हुए इसलिए वहाँ आतंकवाद आ गया, ये हो गई, ये सब फालतू की बातें हैं। शुरू से ही वो जिहादी मानसिकता के कारण वो कश्मीर को मिलाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ उनके अनुसार ये था कि इस्लाम मतावलंबी वहाँ ज़्यादा हैं, बेसिक ये था। 89 में वो एक ये थ्योरी देते हैं कि साहब मफ जो एक बनाया था इन्होंने हाँ, यूनाइटेड फ्रंट, उसमें काफ़ी युवा थे और उनके साथ उनको चुनावों में सही मौका नहीं मिला, धांधली हो गई तो इसलिए ये हुआ। ये नहीं है, ये गलत बात है। ये तो जब हमने वहाँ ऑपरेशन शुरू किए और बात की तो हमें मालूम पड़ा। जैसे शुरू में आपको मैं इसकी शुरुआत से बताता हूँ कि उन्होंने क्या किया कि स्पोर्ट्स क्लब बनाई जगह-जगह, जगह-जगह। हुँ, सैकड़ों की संख्या में स्पोर्ट्स क्लब बना दिए। स्पोर्ट्स क्लब में 20-20 युवाओं को, वहाँ के जो युवा थे उनको जोड़ा। कोई फुटबॉल क्लब बना दिया, वेट लिफ्टिंग का क्लब बना दिया, इस तरह सबको जोड़ा। और जब ये एक जुड़ गए तो एक-एक लड़का एक-एक क्लब से लिया और उनको कोड नेम दे दिए और उनको इकट्ठा करके पाकिस्तान भेजते थे ये ट्रेनिंग के लिए। पाकिस्तान में जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसमें कई जगह इन्होंने कैंप खोल दिए। बंकर्स जिसको बोलते नहीं, हैं। अच्छा, कैंप, कैंप्स, ओके, बड़े-बड़े कैंप, ओके। जिसमें कि हज़ारों जो यहाँ से जो लड़के जा रहे हैं, उनको टेररिस्ट बनाने के लिए हुँ, उनको वहाँ रखते थे। उनको दिमागी रूप से धर्मांध बनाते थे हुँ, और उनको जब वो वापस आते थे, तो उनको पिस्टल, AK-47, जैसे एक पिस्टल देंगे, पिस्टल के साथ 100 राउंड देंगे, एक AK-47 देंगे, AK-47 के साथ 100 राउंड देंगे, प्लस एक कुरान का एक छोटा-सा टीका देंगे और उसके बाद साथ ही साथ उनको 10,000 रुपए, ओके। ये सब वहाँ से देते थे। तो वो आके यहाँ फिर 3 ही ग्रुप थे उस समय मेन, जेकेएलएफ, हिज़्बुल मुजाहिदीन और पीपुल्स लीग। जेकेएलएफ ऑलमोस्ट हर जो अर्बन एरिया है और पढ़ा-लिखा तबका, साबरा हुँ, जो थोड़ा रसूखदार तबका था, हुँ, वो थे उसमें। हुँ, हिज़्बुल मुजाहिदीन जो है वो रूरल एरिया, मतलब जमात का एक तरह से फ्रंटल और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था हिज़्बुल मुजाहिदीन। पीपुल्स लीग जो था वो शब्बीर शाह उसका चीफ था और वो लोग
प्लेबिसाइड करवाना चाहते थे कि भाई हम यहाँ एक जनमत करा लें कि अगर हिंदुस्तान के साथ रहना चाहें, पाकिस्तान के साथ जाना चाहें या आज़ाद रहना चाहें। हिजबुल मुजाहिदीन सीधी-सीधी कहती थी कि हम मुस्लिम हैं तो हम पाकिस्तान के साथ विलय करेंगे। जेकेएलएफ कहती थी कि साहब हम आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं। तो ये 3 ग्रुप थे। तब आईएसआई को ये लगा कि अगर ये इनमें से कोई ग्रुप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, मान लो जेकेएलएफ स्ट्रॉन्ग हो गया, तो जेकेएलएफ से भारत सरकार बात कर सकती है, भई आपकी क्या परेशानी है? तो आओ बैठें, बात करें, सॉल्व करें इसको। तो आईएसआई तीनों ग्रुप के साथ काम करती थी। आईएसआई तो उसने शुरू ही ये तीनों ग्रुप आईएसआई के उसी से हुए थे। ओके। लेकिन वो तो धूर्तों के राजा हैं ना आईएसआई, तो उन्होंने पूरी तरह से इनको फिर और सारे ग्रुप बना दिए, जो अब आज की डेट में लगभग 100 से ज़्यादा ग्रुप बना दिए थे उन्होंने। जो लश्कर-ए-तौयबा, लश्कर-ए-जंगवी, अलाना, फलाना, ढिकाना, छोटे-छोटे ग्रुप। तो इनकी 2-3 पर्पसेस से सॉल्व हो गए। एक तो हर एक को कमांडर बनाते थे, तो वो सोचता था कि मैं बहुत बड़ा, उसका एक थोड़ा-सा ईगो सैटिस्फाई होता था। दूसरा, उनको काबू करने पे आसानी थी। तीसरा ये भी था कि अगर एक ग्रुप का एक मिलिटेंट पकड़ा जाता है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस उसी ग्रुप को ख़त्म कर पाएँ, क्योंकि वो दूसरे ग्रुप के बारे में जान ही नहीं पाएगा। तो उस समय पे इन्फॉर्मेशंस वगैरह कैसे मिलती थी? अब हँसी आती है मुझे कभी-कभी कि उस समय इन्फॉर्मेशन के नाम पे कुछ नहीं था। कैसे कर तो आप कोई भी अगर लेट्स एग्जांपल कोई भी रैंडम आपने मिशन करना है, उसका क्या प्रोसीजर होता था उस समय पे? देखिए, आपको थोड़ा-सा ये समझिए कि जो भारत में जो व्यवस्था है, तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। हुँ, स्टेट का सब्जेक्ट किसके थ्रू, स्टेट की आर्म्स क्या है? स्टेट की आर्म है स्टेट पुलिस, हुँ, उसके थ्रू काम करेगी। स्टेट पुलिस हो गई डिफंक्ट, और इन्होंने अभी कुछ और दूसरी चीज़ लागू नहीं की। हुँ। भई तो डायरेक्ट आपका मिशन में इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता था, वो कश्मीरी पुलिस आपको वो करती थी? वो बिना कश्मीरी पुलिस के कानूनी रूप से हम डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते। ओके। ये तो बात की बात है, जब डेवलपमेंट हुआ तो फिर इसके तरीके निकाले गए, लेकिन आज तक भी ये एक हमारे संविधान में कहें कि ये एक बड़ा भारी विरोधाभास और कमी है कि उसके पास सेंटर की फोर्स तो है, हुँ, जैसे सीआरपी हो गई, चलो बीएसएफ का तो एक अलग है कि वो बॉर्डर के लिए उनके पास अलग एक्ट है, और अभी आपने देखा होगा 20 किलोमीटर तक का और उसमें ऐड कर हुँ, दिया हुँ, इलाका, वहाँ वो एक्शन ले सकते हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का है, जब तक स्टेट मशीनरी मजबूत नहीं होगी, या भगवान न करे कहीं शुरू में जैसे कश्मीर में हुआ कि कश्मीर पुलिस पूरी तरह से डिफंक्ट हो गई, क्योंकि भाई वो तो वहीं रहते हैं हुँ, पूरी तरह से, हुँ, तो वो कैसे अपने को इन्वॉल्व करें, क्योंकि हर एक को अपने बच्चों का, परिवार का ध्यान रखना पड़ता है। तो वो उसकी वजह से हम जब वहाँ पहुँचे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ये तो बात है, आपको आश्चर्य होगा कि उस समय गवर्नर साहब थे जगमोहन साहब, तो उन्होंने कहा, हमारे आईजी थे, तो उनको बुला के कहा कि भई आप जो है ये कर दो हमारी तरफ से कि कोई भी पाकिस्तान में ट्रेंड पीटीएम जिसे कहते हैं, हुँ। पाकिस्तान ट्रेंड मिलिटेंट को पकड़ के लाएगा तो हम उसको 25,000 रुपए देंगे। अच्छा। हाँ, तो जब हम लोगों ने एक्शन शुरू किए, तो एक्शन में हम एक-एक दिन में 25-25 पाकिस्तानी ट्रेंड मिलिटेंट पकड़ने लगे। ओके। और फिर तो वहाँ और भी हो गया, जैसे वो पाकिस्तान का फिर वो एलटीएम बन गया, एक लोकल ट्रेंड मिलिटेंट, हुँ। वहाँ यहीं के यहीं हथियार और कोई ले आएगा उनका, बोले यहीं ट्रेनिंग दो। फिर एक केटीएम बन गया, कश्मीर ट्रेंड मिलिटेंट, वो इस तरह ये बढ़ता गया। तो जैसे एक अभी मूवी भी देखी थी हमने उतना ही बुरा हुआ था जितना दिखाया गया है? बिकॉज़ ये उसी समय की बात है। हाँ, शायद आप कश्मीर फाइल की हाँ, बात कर रहे कश्मीर फाइल की बात कर रहा हैं। वो बहुत कम दिखाया गया है, उससे ज़्यादा नृशंसता थी, उससे ज़्यादा क्रूरता थी, उससे ज़्यादा धर्मांधता थी, और आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं तो आपके पास आने का मेरा एक और बात है कि ये चीज़ डिजिटलाइज़्ड हो जाए और लोगों को मालूम पड़े कि वहाँ अगर सरकारें सो जाती हैं,
तो किस तरह पूरी की पूरी जो सिक्योरिटी फोर्सेस को कितना परेशानी उठानी पड़ती है, और दूसरी राष्ट्रभक्त लोगों को, जैसे वहाँ के कश्मीरी हिंदू जो थे, हम्म। उनके साथ कितना अत्याचार हुआ। क्या देखा आपने सर वहाँ? वहाँ आपने देखिए कि वो गिरजा टिक्कू की बात करते हैं, आरे से उसको चीर दिया था। हम्म। आपने देखा क्या? मैं तो वहाँ जब हम लोग रेड करने जाते थे, बाद में जब ये कश्मीरी हिंदुओं का वहाँ से माइग्रेशन हो गया, हम्म। वहाँ से उनको भगा दिया गया, एक्सोडस, या उनको पूरी तरह से, ताकि उसका पर्पस एक ही था कि यहाँ शत प्रतिशत वो मुसलमानों का वर्चस्व हो जाए। कोई भी इनको कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला सिक्योरिटी फोर्सेस को न रहे। हालाँकि पहले भी उनकी जो परसेंटेज थी वो बहुत छोटी-सी थी। हम्म। लेकिन उसके बाद उन्होंने वो भी निकाल दिया। मस्जिदों से जो नारे लगाते देखते हैं आप, वही था पूरी तरह से। जब भी कोई, जितने बंद के कॉल होते थे अभी तक, ये दो 370 से पहले। 2019 हाँ। से पहले हम्म। यही था सारा, कि जितने नारे लगते थे सारे मस्जिदों से लगते थे। जो मस्जिदों में जो बंद के कॉल होते थे, तो जो उनके लिए चावल वगैरह जो बँटते हैं, और वो सारी चीज़ें मस्जिदों को केंद्र बना के बाँटते थे। अभी तक रहा है ये तो, 19 से पहले तक। और आप लोगों के उस समय पे आप लोगों की साथ कैसा ट्रीटमेंट रहता था? शुरू में तो हमारे साथ ट्रीटमेंट बहुत गलत था। जैसे हमारे जवान खड़े हुए हैं, बर्फ़ में हैं, बर्फ़ पड़ रही है, ऊपर से पानी डाल देते थे। हम्म। मतलब ये तो इनकी जो इंतहा थी बेहूदगी की, हम्म। वो तो जब से हम लोगों ने ट्रीटमेंट इनको देना शुरू किया मिलिटेंट्स को, तब सही हुए। तो मिलिटेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली आ कहाँ से रही? बिकॉज़ कश्मीर तो देखिए, शुरू में तो ये था कि पाकिस्तान से भी आए। हुँ, जैसे आपने देखा मुंबई अटैक में हुँ, सारे पाकिस्तानी थे, हुँ, तो वहाँ भी पाकिस्तान से आए, अफ़गानिस्तान से थे, चेचेन से थे, ताजिक थे, उज़्बेक थे, और पूरे बांग्लादेशी थे। ये सब लोग धर्म के नाम पर, जिहाद के नाम पर सब लोग इकट्ठे हो गए थे। और इनका सबका मकसद यही था, आज़ाद कश्मीर? इनका मकसद था कि कश्मीर को का पूरी तरह इस्लामीकरण। आज़ाद कश्मीर तो छोटा शब्द है। इनका और कुछ नहीं था। इनका था कि कश्मीर को कैसे एक शरीयत के अंदर लाके यहाँ शरिया लागू की जाए। इनका इसके अलावा और कोई मकसद नहीं था। तो लेट्स एग्ज़ाम्पल इन्फॉर्मेशन आपके पास में नहीं है, वहाँ के जो भी कश्मीरियाँ सपोर्ट नहीं करते, तो मिलिटेंट्स को पकड़ते कैसे थे फिर आप? अरे ये भी एक बहुत ही रोचक किस्सा है, आप सुनिए। बताओ प्लीज़। एक दिन उन दिनों गवर्नर साहब थे, जगमोहन साहब। हुँ, तो उन्होंने हमारे आई साहब को बुलाया और ये कहा कि भाई ये आदमी है। वो उनके पास सीधा पहुंच गया था। हुँ, उसने कहा कि साहब मैं मिलिटेंट्स पकड़ा दूंगा। हुँ, तो बोले ये मिलिटेंट्स पकड़ा देगा। ये शाम को 6:30-7 बजे की बात थी। तो वहाँ से आए, तो मेरे एक, हम लोग जो एक स्पेशल टास्क फोर्स बनी थी, तो उसमें मैं भी था, मेरे साथ एक मेरे बैचमेट हैं, वो भी उसमें थे। हुँ, तो हमसे हमारे आई साहब बोले भाई ऐसे ऐसे ये लेके आए हैं, और आप लोग लेके इनको चले जाओ। हुँ, जाना कितनी दूर था? लगभग वहाँ से 100 किलोमीटर दूर अनंतनाग में एक जगह है। हुँ, बोले वहाँ ये आपको बताएगा कि मिलिटेंट को इनको लेके कौन पाकिस्तान के लिए जा रहा था। ओके। तो फिर हम रात में वहाँ गए। रात में जाके, अच्छा पहली बार गए, और ये इलाका वो जो था हिजबुल मुजाहिदीन का पूरा था। रूरल एरिया में हुँ, हिजबुल मुजाहिदीन बहुत हुँ, थी। तो वहाँ जाके हमने गाड़ियाँ एक जगह खड़ी कर दी, करीब 3-4 किलोमीटर दूर। अब वो आपको मालूम है कि वो जो पानी खेतों में भर जाता है, मेड़ होती हैं छोटी छोटी। हुँ, अब उस पर, अब गाड़ियों को भी आप खाली नहीं छोड़ सकते आगे पीछे से, क्योंकि पूरा इलाका जब हॉस्टाइल हो जाता है तो आपको सब तरह से सचेत रहना पड़ता है। बिल्कुल। तो गाड़ियों के पास हमने कुछ आदमी छोड़ दिए। फिर इस तरह हम वापस आए। वापस आके मतलब गांव में घुस के हमने पहले घर में रेड की। अब उसमें एक बंदा मिल गया। तो
अब ये था कि वहाँ एक और परेशानी थी कि जैसे ही आप किसी को पकड़ते हो वो हल्ला मचना शुरू हो जाता, पूरा गांव जग जाता था और वो औरतें रोने लगेंगी, चिल्लाने लगेंगी, चीखने लगेंगी। तो हमने उसको उस समय नहीं उठाया और 3-4 लड़के वहाँ छोड़ दिए। इसी बार फिर हम जब अगले घर में गए तो वहाँ एक आदमी हमें पलंग के नीचे दुबका मिला। जब उससे पूछा, भाई तू कौन है? तो बोला, साहब मैं तो पटवारी हूँ। अब आप इन्वॉल्वमेंट देखना कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कैसा इन्वॉल्वमेंट था। तो चलो हमने 1-2 जगह और रेड की, पर इनको लेके फिर हम वापसी में तेजी से आए और गाड़ी से वापस आ गए। अब जब हम वापस पहुंचे तो उससे बात की कि क्या है, तो अब वो कुछ बताने को तैयार नहीं। लेकिन जब उससे और थोड़ा सा इंटेरोगेशन किया तो उसने रात को ही बता दिया, मतलब दूसरे शाम को, कि साहब मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ जहाँ ये मुझे पाकिस्तान ले जाने के लिए इकट्ठा कर रहे थे। अब हम पहुँचे वहाँ, तो टंकपुरा एक जगह है, वहाँ गए, वहाँ रेड की। अब जिस घर में उसने रेड करवाई, वो जो वहाँ जो बुजुर्ग थे वो बोले हम तो स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो बट नेचुरल है भैया, हैं तो हमको सैल्यूट किया कि भाई आप राष्ट्रभक्त हैं तो आपका आदर करते हैं। हमने उनसे पूछा कि उनका बेटा कहाँ है, तो उन्होंने कहा हॉस्पिटल में है। अच्छा देखिए, प्रारब्ध किस तरह काम करता है कि जब हम वहाँ से चलने लगे तो बोले मेरा छोटे बेटे की ससुराल तो यहाँ से 200 गज दूर है। तो जैसे मैंने कहा कि चलो भाई उनके यहाँ रेड कर देते हैं। तो रेड की जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो तुरंत खिड़की खुली और बंद होने को जैसे थी, लेकिन हम लोग ट्रेंड हो गए थे उस समय तक बहुत, तो उसको खिड़की को धक्का मार के हमारा एक जवान जो है अंदर चला गया। अंदर 1 या 1.5 मिनट में बोला सर पकड़ लिया, पकड़ लिया। एक चाइनीज़ ग्रेनेड और एक चाइनीज़ पिस्टल, वो वहाँ उस आदमी से पकड़ ली। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये जो आदमी था, जो हमें लेके आया था अपने छोटे बेटे के उसमें ससुराल में, अब ये रोने लगा क्योंकि जब इसने देखा कि इसका बड़ा बेटा जो मिलिटेंट था वो पकड़ा गया है। तो हमने इनसे तो कहा, भाई अब आप जाओ, हम नहीं बताएंगे किसी को। तो वो चले गए वहाँ से, लेकिन ये पकड़ा गया। ये पूरे कश्मीर वैली का पहला कैच था जो मिलिटेंट हमने इस तरह पकड़ा था, जिससे कि फिर कड़ियाँ जुड़ती गईं, जुड़ती गईं, जुड़ती गईं और फिर हमने उनकी कमर तोड़ दी पूरी तरह से। अच्छा, फिर क्या हुआ कि इसको पकड़ लिया हमने। अब पकड़ने के बाद हमने इससे पूछताछ की कि भाई क्या है, क्या कैसे है? तो इसने कहा कि चलिए साहब आपको दिखाते हैं हम कहाँ और मिलिटेंट हैं। तो उसको लेके जब हम गए इंटीरियर इलाके में, तो इंटीरियर इलाका मतलब अंदरूनी इलाका, एक तो अच्छा, जैसे ओके। श्रीनगर हो गया, हाँ। श्रीनगर, और जब अंदरूनी इलाके में गए तो वहाँ देखा कि हम लोग चल ही रहे थे तो हमने दूर से आवाज़ आने की सुनी, बातचीत की। तो हमने वहीं की वहीं वो ले लिया पूरी तरह से, जैसे पोजीशनिंग करते हैं, और हम इंतज़ार करते रहे भाई कौन है, क्योंकि आप को मालूम तो है नहीं कि मिलिटेंट हैं या नहीं है, जब तक आप पूछोगे नहीं। तो उनमें से किसी को क्या शक हुआ, कैसे हुआ, उनमें से एक बोला हैंड्स अप, मिलिटेंट्स जो आतंकवादी थे। तो उसका ये था, तो लेकिन उनमें से 2 लोग जब तक हमारे बीच में आ चुके थे, तो हमने वो पकड़ लिया, दोनों को पकड़ लिए। उनके पास से हथियार मिले, लेकिन तीसरा आदमी पीछे से फायर करता हुआ भागा। ठीक है, हम लोगों ने भी फायर किया लेकिन वो वहां से चला गया। वो था अब्दुल्ला वांगरू जो एचएम का डिप्टी चीफ था। फिर बाद में उस समय तक तो हमको मालूम नहीं पड़ा क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन थी नहीं। तो फिर ये जो 1 2 3 2 मिलिटेंट इसमें पकड़ लिए हमने। ये भी बहुत बड़े मिलिटेंट थे, मतलब जिनको वहाँ जो एरिया कमांडर वगैरह कहते हैं वो थे। तो इस तरह फिर पूरी चीजें चलने लगी। फिर इनके थ्रू हम एक बार रैनावाड़ी में, एक रैनावाड़ी जगह है डलगेट से अगर इधर से देखेंगे तो पीछे, उसको उन दिनों वहाँ जाफना कहते थे। तो वहाँ जैसे ही पहुंचे तो आप यकीन नहीं करोगे, तो अंधाधुंध फायर चारों तरफ से। इधर से हमारे जवान फायर कर रहे हैं, उधर से वो फायर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अल्लाह अकबर, इधर से कह रहे हैं जय बजरंगी। और बिल्कुल मतलब चारों तरफ से। हमारा एक जवान भी इंजर्ड हो गया। तो फिर जवान को वापस भेजा, उनमें से भी हमने
मिलिटेंट मार दिए, लेकिन जो है वो बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई चल रही है। उधर से वो फायर कर रहे हैं, इधर से हम फायर का जवाब दे रहे हैं। वो क्योंकि उनकी पोजीशन ऊपर थी, उनको कि वो जो छतों पर थे, लेकिन फिर भी जो है हमने वो फिर थोड़ी देर में अपने 1-2 साथी को छोड़ के वहाँ से भाग गए। ओके। हाँ, तो ये तो एक दिन की घटना नहीं, वहाँ का रोज का ही था। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, जब हम एक डाउनटाउन इलाका है, जिसे नाला मार रोड कहते हैं। मार जैसे आपने शालीमार का नाम सुना है ना, शाली कहते हैं चावल के खेत को, मार मतलब भर के। तो चावल के खेत को भर के जो बनाया है, तो शालीमार बाग, जो निषाद शालीमार हाँ, हाँ, आपने दिलशाद गार्डन हाँ, उसके पास में है। तो इसी तरह वहाँ नाला पहले था, तो नाले को भर के वो नाला मार रोड कहते हैं। तो उसके अंदर बाईं तरफ पूरा डाउनटाउन है, दोनों तरफ। तो मतलब ऑलमोस्ट घोटुल इलाका, जहाँ बिल्कुल घर से घर मिले हुए हैं, एकदम बहुत ही कंजेस्टेड इलाका। जब हम उसके अंदर जाते थे, तो बस ये एक पिस्टल इस हाथ में यहाँ रखी रहती थी, ठीक है? AK-47 नीचे पड़ी है, ग्रेनेड इस हाथ में, पिन बिल्कुल दाँतों के पास, और बस आप सोचिए कि और फिर भगवान का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मतलब अब तो कल्पना ही नहीं कर सकते कि अच्छा, ये एक दिन की बात हो तो चल भी जाए। डेली डेली जाते थे, डेली। देखो दिलेरी तो थी इसमें। हाँ, अब तो अब तो आप कह दो तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, जिस वे से आप बता रहे हो ना हाँ, हंसते हुए, हाँ, अब होता क्या है, अभी तो चलो हमारी आर्मी बहुत एडवांस हो चुकी है, बट उस समय पे ऑपरेशंस मिशंस करना बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था। आप मैं बता रहा हूँ कि उस समय तक आर्मी पूरी तरह पहुंची नहीं थी, फोर्सेस पहुंचना शुरू हो रही थी। आप कल्पना करो, जब हम पहुंचे थे तो हम थे, सीआरपी ही थी। ये जो आज जब झंडा फहरता है ना, लाल चौक से लेके और चारों तरफ, और हमारे दिल में भी आता है कि यस। राष्ट्र प्रथम, तो वो जो है, तो अब अंदर से लगता है कि हाँ, कि हम लोगों ने भी इसमें अपना खून पसीना मिलाया हुआ है, ये नहीं जब सर, ये झंडा तो मतलब लहरता है। हमारे लिए बहुत एक प्राउड मोमेंट है ये, कि मैं आज उनके साथ बैठा हूँ जिन्होंने हमारे देश का तिरंगा कश्मीर में लहराया है। हाँ, ये आप कह सकते हैं, मैं उन लोगों में से एक हूँ। हाँ। बाकी तो मेरे साथी सारे थे, उन्हीं की बदौलत ये आज है। हमको, ये मेरे वतन के लोगों, ज़रा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं, उनकी याद करो कुर्बानी। तो सैकड़ों जो सीआरपी वाले, बीएसएफ वाले, सबने कुर्बानी दी है, तो आज जो तिरंगा शान से फहरा रहा है, उसमें है। सीआरपीएफ का मेन रोल क्या होता है? ये थोड़ा-सा है कि सीआरपी का शुरू से रोल डिफाइन नहीं किया। आपने देखा कि भई जहाँ ज़रूरत पड़ती है, वहाँ सीआरपी को भेज देते हैं। जब ज़रूरत, जैसे पंजाब में गए, पंजाब में सीआरपीएफ ने पूरा काम किया। भई आज जो पंजाब में शांति है, उसके पीछे सीआरपीएफ है। मुझे लगता है कश्मीर में भी अगर आज थोड़ी बहुत भी शांति है, तो वो सीआरपीएफ की वजह से है। आपका ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। हुँ। मतलब कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास एक्सपर्टीज है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जो रूल रेगुलेशंस हैं, उसमें थोड़ी कमी की वजह से जो जो कहते हैं ना कि मर्ज बढ़ता ही गया। तो आपके पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर थोड़ा कानून में परिवर्तन किया जाए, जैसे सिक्योरिटी, जैसे कहीं कोई स्थिति बिगड़ी, तो वहाँ फिर सीआरपीएफ को तुरंत जाते ही इस तरह का वो किया जाए कि कानूनी पावर दे दी जाए, वो एक्शन लें, वो सारी चीज़ें करें। लेकिन जब आप निर्भर ही उनके ऊपर होते हैं पूरी तरह से, तो वो थोड़ा-सा परेशानी होती तो है। सीआरपीएफ की यूनिट डायरेक्ट इंटरफेस में नहीं रहती टेररिज्म के समय पे? नहीं, वो करती हैं, लेकिन वो यही है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, तो स्टेट को हमको इन्वॉल्व करना ही करना है। आप डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते। डायरेक्ट एक्शन का कोई संविधान में है ही नहीं ज़रिया। बट कभी कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए कि डायरेक्ट अरे एक्शन भई, लेना। वो आप ले लेते हैं हुँ। कि अब जैसे हम लोगों ने कश्मीर में किया। क्या? अरे कश्मीर में कुछ नहीं था, वहाँ स्टेट पुलिस आपके जो डिफंक्ट हो चुकी थी, उसकी अलग
परेशानी थी, तो सीधा सभी काम हम ही लोग करते थे भाई। उनका तो एक कोई रिप्रेजेंटेटिव एक ले लिया अपने साथ में, बाकी सब मिलिटेंट्स को पकड़ना, उनसे पूछताछ करना, फिर आगे की कार्रवाई करना, फिर बाकी करने के बाद जो कानूनी स्थिति के हिसाब से उनको हैंडओवर करते थे मिलिटेंट को, तो वो आगे तो उनका। मिलिटेंट्स को मारने की परमिशन नहीं होती थी अरे आपके पास? मिलिटेंट को मार नहीं सकते आप, किसी को अगर भी अगर पकड़ अगर लिया लेट्स एग्जांपल वो आप पे फायरिंग कर रहा है, वो तो संविधान में भी दिया हुआ है, आपके कानून में है कि आप सेल्फ डिफेंस में तुरंत मार सकते हैं, वो आप मारते हैं। आप पूरा रूल फॉलो करते थे या ब्रेक कर देते बिल्कुल थे? बिल्कुल 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 रूल अगर हमारे ऊपर देखिए, सुंदरकांड में एक बड़ा अच्छा है इसका सेल्फ डिफेंस का, जब सीता माता पूछती हैं उनसे कि भाई तुमने ये सब तोड़ ताड़ दिए, लंका जला दी और ये सब, तो उन्होंने कहा जिन मुही मारा तिन मैं मारा, जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने मारा। यही हमारे संविधान की मूल भावना है भाई। अगर मिलिटेंट हमारे ऊपर फायर करेंगे तो फायर का जवाब फायर, उसमें कोई दो राय नहीं है। आई थिंक जब रूबिया किडनैपिंग हुई थी कश्मीर में, ठीक है, हम्म। उसके पीछे की स्टोरी समझ आई, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आतंकवाद को एक बहुत आगे तक का विजन दे दिया कि आप किडनैप करो और डिमांड करो। मुझे लगता है परम जी आपने काफी स्टडी की है कश्मीर के बारे में, क्योंकि हाँ, ये मुझे जो पता नहीं था पहले, अभी पता हो लगा मेरे को बस। हाँ। कि ये जो रूबिया किडनैपिंग है, ये एक ऐसा अ, जो कश्मीर की मिलिटेंसी है, आतंकवाद है, उसमें एक ऐसा घटना थी जिसने आतंकवाद को लगभग लगभग 20 साल आगे ले गई। पहले तो आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि रूबिया थी कौन। हाँ, एक बार इस हाँ, पूरी इस देखिए, स्टेटमेंट को आप एक बार पूरा कंप्लीट करो। हाँ, तो रूबिया जो थी, वो रूबिया जो उस समय जो गृह मंत्री थे, हम्म। मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो बाद में वहाँ के मुख्यमंत्री भी बने, वो यहाँ विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी और उसमें वो गृह मंत्री थे। उनकी लड़की थी और डॉक्टर थी। ओके। ठीक है, वो लाल डेड एक लल दद है असली नाम, तो वहाँ की एक संत थी, उनके नाम पे वो लाल डेड जिसे कहते हैं, वो हॉस्पिटल बना हुआ है, उसमें वो काम करती थी। तो जब वो काम करने के बाद वापस जा रही थी, तो उनको जेकेएलएफ के मिलिटेंट्स ने किडनैप कर लिया वहां से। अब गृह मंत्री की लड़की, समझ लो जैसे आज अमित शाह हैं, अब अमित शाह के अगर किसी परिवारीजन को कोई किडनैप कर ले, तो ये संभव तो नहीं है ना कि आपको सुरक्षा देनी है भाई। बिल्कुल। तो वो सुरक्षित उस समय नहीं, उनके पास सुरक्षा थी, वो अकेली जा रही थी, तो उनको मेटाडोर में बैठाल के वो ले गए। अब उसके बाद बार्गेनिंग हुई, बार्गेनिंग में सरकार झुक गई। ओके, क्या बार्गेनिंग थी? वो 5 मिलिटेंट उनके, जैसे ये हमीद शेख, नूर मोहम्मद कलवाल, ये 5 मिलिटेंट्स जो थे, इनको छोड़ना था और वो उधर से रूबिया को छोड़ते। अच्छा। तो उसमें एक जो वहाँ तत्कालीन जज थे एक हाई कोर्ट में, उनके घर पे इसको रूबिया को लाके छोड़ा गया। मैं न तो 5 या 7 मिलिटेंट छोड़ने से कुछ अंतर पड़ता है, जहाँ हजारों मिलिटेंट हों, 5 मिलिटेंट का कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था। सिक्योरिटी फोर्स उसको हर समय पकड़ सकती है, मार सकती है, वो भी कोई बात। लेकिन इससे जो सिग्नल, जो आम जनता में सिग्नल गए, वो इतने खतरनाक गए कि उनको लगा कि जब एक छोटी सी उसको एक मतलब घटना से या एक किडनैपिंग से इतनी बड़ी भारत सरकार को घुटने पर झुकाया जा सकता है, तो बस आपको उस दिन हमें लग रहा था कि पूरी कश्मीर वैली में जो है तूफान आ गया है। हजारों हजार की संख्या में लोग निकल आए वहां से। वो जो भीड़ वाले ऐसे वी दिखा रहे हैं, इधर से पुलिस वाले भी वी दिखा रहे हैं दोनों वी। और बस फिर तो जनता में ये हो गया कि आजादी कलाई उनके अंदर इतना भर दिया उन्होंने कि बस आजादी कुछ दिनों की बात है। वहां यूएन का एक ऑफिस होता था, अब तो बंद कर दिया सरकार ने, अच्छा काम किया कि उसके सामने रोज हजारों लोग जाते थे और रोज उनको इसी तरह करते थे, आज आ गई आजादी, आज आ गई, अभी आ गई। अच्छा, उसमें सबका फायदा, जिन्होंने बैंक से लोन ले रखा था, मान लो एसबीआई है या दूसरी बैंक है, उन्होंने क्या, अगर पाकिस्तान में मिल गए तो ये बैंक सब गलत, ये पैसा हमारा।
ठीक है? जो मिलिटेंट थे वो जैसे मान लो कोई जो ये वेटर है, किसी होटल या रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, जब वो चला गया उसने राइफ़ल ले ली, तो वो उसकी लड़की से ही शादी करना चाहेगा जो उसका मालिक है। ऐसे हम्म 2-4 इंसिडेंट हुए हैं कि मान लो किसी दुकान में कोई काम करता है, ये आतंकवाद आया, वो आतंकवादी किसी दल में शामिल हो गया, AK-47 ले आया और बोला कि भई अपनी लड़की से मेरी शादी कर दो। तो ये जो एक इकोसिस्टम उन्होंने बना लिया पूरी तरह से कि भाई सबको लगने लगा भाई आज़ादी आ जाएगी, जो जिन्होंने लोन ले रखा था उनको भी लगने लगा, और आईएसआई तो पीछे थी, आईएसआई को तो सब कुछ मालूम था। हम्म लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ऐसा लगता था कि केंद्र सरकार जो है उस समय सो गई है। कहीं कोई डायरेक्शंस नहीं, कुछ नहीं, बस आप जाओ, राइफ़ल लेके खड़े रहो और फिर अगर वो फायर करते हैं तो फायर का जवाब फायर दे दो, और कुछ नहीं था। अरे आप यकीन नहीं करेंगे, बटमालू एक जगह है वहाँ का बस स्टैंड, कश्मीर में हम्म वहाँ। वहाँ आवाज़ लगती थी बस उस पर, सोपोर, कोपोर, ओपोर, मतलब सोपोर जाओ यहाँ हम्म से, या कुपवाड़ा चलो और उस पार जाना है तब भी चलो हमारे साथ बैठ के इस बस में। डायरेक्ट सर्विस थी। डायरेक्ट सर्विस करती थी। और उस पे जो लाइक इंटरनल पुलिस थी वो कोई एक्शन नहीं लेती थी। इंटरनल पुलिस पूरी तरह से उस समय की जो हमने हालत देखी थी, अभी इंटरनल पुलिस बहुत इफ़ेक्टिव है। हाँ। सारी चीज़ें क्योंकि लास्ट में कानून व्यवस्था तो उनको ही सँभालनी है, तो हम्म वो तो अब तो बहुत वहाँ जो स्पेशल एसओजी ग्रुप वगैरह बने हुए हम्म हैं, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप वगैरह, वो सब हैं। अब एक और आपको बताऊँ कि वहाँ ये जो है शब्बीर शाह और नईम खां को पकड़ के ले आए थे हम्म और लाके वहाँ रखा, तो उनको हमसे कहा गया कि भाई इसको कोई वो नहीं देना, कोई भी समाचार पत्र और इसको नहीं जाने चाहिए। ठीक है, नहीं जाने देंगे। लेकिन एक दिन एक मेरे जवान ने बताया, साहब ये रोटी लाते हैं इसके लिए, हम्म वो तो उसी दिन का समाचार पत्र होता है। अच्छा। तो दूसरी बात एक और कश्मीर में मैंने देखा है कि साजिश, हर एक चीज़ के पीछे वो साजिश खुद भी करते हैं और वो साजिश ढूँढते भी हैं। जैसे ये जो शब्बीर शाह था वहाँ, तो अब कह दिया कि साहब इसको सीआरपी ने कुचल के मार दिया है। हम्म जबकि उसको तो रोज़ अच्छा खासा खाना खिलाते थे, पढ़ा-लिखा आदमी है, तो वो कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ कर दिया, उस पे हज़ारों हज़ार आदमी निकल आए। वो जानबूझ के ऐसी र्यूमर फैलाते हैं वहाँ, जिससे कि पब्लिक जो है भड़के प्रोवोक हो हो। जाए, हाँ। भड़के, भड़काते रहें और भड़काते-भड़काते उनको पूरे ऐसे रास्ते पे ले आए, जहाँ उनको पूरी तरह बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, जो आतंकवादी हैं। और आतंकवादी क्या हैं? आईएसआई है। और जो पत्थरबाजी की शुरुआत हुई ये कैसे हुई? पत्थरबाजी की शुरुआत तो शुरू से ही वहाँ पत्थर फेंकने का शौक तो शुरू से था। उनको पैसे देते थे ये लोग कि भाई ले आए। हम्म जैसे शुरू में जब शुरू हुआ तब 100-200 रुपए देते थे, अब तक आ गए 500 रुपए उनका मेहनताना बढ़ा दिया। आओ सब और पत्थर फेंको, ये शाम को जाओ तो 500 रुपए ले जाओ। अच्छा, अब क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज़ हैं, पत्थर फेंकोगे तो गोली तो नहीं चला सकते, तो फिर बाद में इतने धूर्त हैं ये आतंकवादी, आप कल्पना करो कि जब पत्थरबाजी की घटनाएँ ज़्यादा होने लगीं और जवानों को ज़्यादा नुकसान होने लगा, हमारे कई जवानों की आँखें चली गईं। भई हम्म पत्थर डायरेक्ट हिट कर गया, या कहीं क आप बड़े-बड़े पत्थर फेंकेंगे तो नुकसान होगा ही। बिल्कुल। तो फिर यहाँ से जो आपकी जो 12 बोर गन टाइप की होती हैं, ये सरकार ने दी हैं कि ताकि उनको मतलब मरे ना वो और भाग जाएँ। मकसद यही था। हम्म अब उन लोगों ने अपने बच्चों को, छोटों को लेके आने लगे कि इनके किसी के लग जाए, तो फिर हम उसका फ़ोटो खींच के जगह-जगह डालें उसको। इतनी धूर्तता है इनमें। इनको कोई बच्चों से लेना नहीं, कोई कुछ नहीं। ये तो कंप्लीट इनका, ये तो उनको एक चारा के रूप में देखते थे वहाँ के युवाओं को। युवा से मेरे को याद आया, ये आई थिंक 2003 का केस है। मैं नाम भूल गया उसका। एक वो हुआ था ना पोस्टर बॉय। हुँ। हाँ, बुरहान वानी। बुरहान वानी। यस यस।
ये तो भी कश्मीर में बहुत मतलब ये ऐसा ऐसा क्यों होता है कि एक पोस्टर बॉय बना दिया, फिर उसको उसको मरवा दिया, फिर एक अलग से झगड़ा, ये क्या क्या है, ये साजिश है? एक्चुअली ये कोई परेशानी तो है नहीं। हाँ। हमने कई जो विदेशी आतंकवादी आए थे पकड़े, और विशेष तौर से पाकिस्तानी। हम्म। तो वो हमसे कहते थे, बोले साहब हमें तो ये बताते हैं कि यहाँ नमाज नहीं पढ़ने देते, हम्म। हमें ये बताते हैं कि साहब औरतों के साथ ऐसा ज़बरदस्ती होती है, लेकिन साहब हमने तो देखा कि यहाँ तो हर एक जिसको नमाज पढ़ने जाना है वो जाए, औरतों का आप लोग इतना सम्मान करते हैं, सारी चीज़ें। बोले मुझे तो बिल्कुल जो कहा था उसके उल्टा मिला। एक्चुअली वहाँ अब पाकिस्तान में कुछ करने को तो है नहीं, तो तो सोचा घूमते फिरते कश्मीरी चल लूं। नहीं, हम्म। उसके अलावा भी अब जैसे वो सुषमा स्वराज जी ने कहा था ना कि हम आईआईटी बनाते हैं, ये आईईडी बनाते हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस एक्सपर्ट बनाते हैं, ये हम्म। अपने को ये सिखाते हैं कैसे बम बांध के फटना है। हम कहते हैं कि मंगल ग्रह पे कैसे जाना है, पानी से अच्छी बिजली कैसे निकालो, सब चीज़ जो विकास हो रहा है उसके लिए पढ़ाते हैं हमारे बच्चे हैं। हम्म। वहाँ इस चीज़ का कोई है नहीं। वहाँ आप देखते होंगे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बताते हैं कि वो किस तरह कहते हैं कि भई हम तो भारत को बर्बाद करेंगे, हम तो गजवाए हिंद करेंगे। छोटे-छोटे बच्चों में ये भावना उन्होंने पैदा कर दी है। वो ही भावना ये कश्मीर तक ले आए। अरे! आपको यकीन नहीं होगा, कश्मीर के पाकिस्तानी झंडे, पाकिस्तानी घड़ियों में अपना पाकिस्तानी टाइम सेट करके रखते थे। अनंतनाग का नाम इस्लामाबाद कर दिया। तो ये तो पूरी तरह से धर्मांध जो हैं, जिहादी तत्व जो हैं, वो इस पे हैं हावी। कोई ये आप सोचो कि ये कोई आज़ादी की मूवमेंट या कुछ है, कुछ नहीं है वहाँ। भई देखो, वहाँ तो यहाँ से सबसे ज़्यादा सब्सिडी जो है, भारत सरकार उनको देती थी। ये हम्म। तो पूरी तरह से जिसे कहते हैं कि जिहादी मानसिकता, वो पूरी तरह हावी है इनके ऊपर। हम्म। आप कह रहे थे बुरहान वानी वाला, हम्म। तो बुरहान वानी एक्चुअली वहाँ त्राल, एक अनंतनाग ज़िले में एक जगह है, वहाँ का ये लड़का था। मैं डेढ़ 2 साल पहले जब ये मारा गया है, उससे डेढ़ 2 साल पहले गया था वहाँ। तो वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी थे, वो बता रहे थे साहब कि इसको इतना पोस्टर बॉय की तरह बना दिया है, हम्म। ग्लैमराइज़ कर दिया है कि अगर ये जिस दिन मारा गया तो यहाँ हंगामा होगा। डेढ़ साल पहले ये एक अधिकारी ने मुझे बताया था, हम्म। और वही हुआ। शायद 8 जुलाई या 8 अगस्त की समथिंग बात है, 16 में। और ये पूरी तरह से इस तरह क्या इंसिडेंट था? इंसिडेंट ये था, वो जो है मिलिटेंसी में था पूरी तरह हम्म। से हम्म। मुलव्विस। तो वहाँ इन्फॉर्मेशन मिल गई, सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरा, उसको कहा भाई सरेंडर कर दे, उसने नहीं किया, फायर किया। तो फायर का जवाब फायर दिया, वो मारा गया उसमें। लेकिन उससे पहले इन लोगों ने प्लानिंग कर ली थी कि ये जो मारा जाएगा तो हम इस तरह पूरे कश्मीर में हो हल्ला कर देंगे। और ये और मुझे तो कभी-कभी शक होता है कि शायद इन्फॉर्मेशन भी इन्हीं लोगों ने दी हो ताकि ये मर जाए और हमें एक मुद्दा मिले उठाने का। वो ऐसा एक मूवमेंट था, सिक्योरिटी फोर्सेस ने किस-किस तरह, मुझे याद है कि हमें तो समय मतलब हम लोग भूल गए थे, कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है। हम्म। आपसे बाहर से फ़ोर्स आ रही है, हम उसको पूरी तरह से ब्रीफ़ करना, उसको वेपन देना, उसको टियर स्मोक के सामान देने, ताकि वो जो आतंकवादी तो चाहते ही थे, पाकिस्तान तो चाहता था कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो मारे जाएँ। और जब ओके। वही था कि अब मारे गए, अब पत्थर फेंक रहे हैं या जवानों का हथियार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप नहीं मारोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, और मार दोगे तो वो पूरा चारों तरफ हो-हल्ला मचाएँगे कि मार दिया, मार दिया, मार दिया। वही जैसे अभी गाज़ा में किया है इन लोगों ने। हाँ। पहले अब जाके उनकी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चों को तंदूर में भून दिया, जला दिया। और जब उन्होंने गाज़ा पे किया तो अब रो रहे हैं कि साहब हमें मार दिया, अरे तुम ऐसा काम करते क्यों हो? यही काम इन्होंने पूरा कश्मीर में कर रहे थे। वो तो हमारी अब भारत सरकार जो है बहुत संवेदनशील है, बहुत इफ़ेक्टिव है। तो उन्होंने 370 भी खत्म कर दिया, 35 ए भी खत्म कर दिया, और उनको सबक भी दे दिया कि बेटा करोगे तो तुम्हारे साथ सख्ती होगी।
मैं कह रहा हूँ 99% तो केवल सख्त संदेश देने से ही, क्योंकि जब उसके बाद हमने मिलिटेंसी में बात की, जब हम आतंकवादियों से बात करते थे, तो वो कहते थे, बोले साहब हम तो ये लोग ये कहते थे आतंकवादी। कोई इंसिडेंट ही शेयर करो ना। मैं आपको इंसिडेंट शेयर वही कह रहा हूँ कि जब हमारे 3 जवान शहीद हो गए थे, तो बोल्ट एक्शन राइफल थी हमारे पास। अब वो कह के कि साहब इनके पास तो बोल्ट एक्शन राइफल हैं, ठीक है? बोल्ट एक्शन राइफल दिखा के, और वो दिखाते थे अपनी AK-47। हम बोले हाँ, जीतना हम ही हैं। बोले वो तो सब जब आपने LMG चलाई, तब हमारी अकल ठिकाने आई कि ये इस तरह की बात है। अदरवाइज़ तो उन्होंने यही दिखा के, ये सरकार का ढुलमुलपन था। मैं बार-बार इस बात को आपके ज़रिए मैं कहना चाहता हूँ कि उस समय की सरकार बिल्कुल सो गई थी। वो जो आज मिलिटेंसी आप यहाँ देख रहे हैं, जो आपने रूबिया किडनैपिंग का प्रश्न पूछा, कि उस एक घटना ने इसको 20 साल आगे ले गया। पूरी जनता समझने लगी, बच्चे समझने लगे, भई मिलिटेंसी के साथ आतंकवाद के साथ आ जाओ, तो आपकी बल्ले-बल्ले है। और उस समय ऐसा कर दिया कि जो आतंकवादी नहीं बनेगा, वो बेकार बच्चा है। और अगर लेट्स एग्जांपल जितनी रिस्ट्रिक्शन सीआरपीएफ पे है, हाँ। अगर वो हटा दी जाए, उनको डायरेक्ट करने दिया जाए, तो कितना सही रहेगा? भई अगर सरकार ये चाहे कि भई इसको, देखिए इसमें केवल एक चीज़ नहीं होगी, इसको मेरे जो विचार में आतंकवाद पहले से काफ़ी कम हुआ है। हम्म अभी वहाँ की स्थानीय पुलिस जो है जेकेपी की, एसओजी अच्छा काम कर रही है, आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही है, सीआरपी तो सदैव से अच्छा काम करती आई है। तो मिलिटेंसी है, लेकिन आज तक भी वहाँ जो उनका सपोर्ट सिस्टम है वो यूं की यूं है। उस सपोर्ट सिस्टम को तो जैसे अभी एनआईए के थ्रू ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो पैसा देते थे उनको जेल भेजा जा रहा है, लेकिन उस पे जो एक्शन होना चाहिए, जितनी तेजी से एक्शन होना चाहिए, जितनी सख्ती से एक्शन होना चाहिए, वो नजर नहीं आता। नहीं तो कैसे इंसिडेंट कर देंगे आप? भाई कोई ऐसा थोड़ी है कि सीधा ऊपर से पैराशूट से कूदेगा और कहीं छुप जाएगा। हर एक को मालूम है, एक पैटर्न है कि यहाँ आएगा, यहाँ इसको हथियार मिल जाएँगे, यहाँ से होगा, यहाँ से खाना मिलेगा, यहाँ से सूचना मिलेगी, ये पूरा एक सिस्टम बरकरार है ना, बिल्कुल। उसको नहीं तोड़ पा रहे हम लोग। वो तोड़ देंगे, उस दिन ये मिलिटेंट जो आतंकवाद है, ये खत्म हो जाएगा, ये कश्मीर का। ओके। अभी आपने 2 दिन पहले की न्यूज़ सुनी, जो अभी आई थिंक एक ब्लास्ट हुआ है, जहाँ पे अपने 2 जवान शहीद हुए हैं कश्मीर में ही। हुँ। देखा आपने वो न्यूज़? नहीं? कश्मीर में नहीं हुए, वो जम्मू। जम्मू जम्मू हाँ, हाँ, अखनूर अखनूर अखनूर, अखनूर, अखनूर में हुए हैं। अखनूर। तो जैसे आईडी ब्लास्ट हुई है वहाँ पे, हुँ, मैंने ये देखा है कि कश्मीर में ना बहुत लंबे समय से जो ह्यूमन बॉम्बिंग वाला स्टार्ट हुआ था, वो भी वहीं से ही स्टार्ट हुआ था। हुँ। कैसे कैसे क्या हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं सीआरपीएफ के कैंप पे। अच्छा, वैसे एक चीज और मैंने रीड करी थी कि ओवरऑल अगर आर्मी को आप देखो, तो सीआरपीएफ पे बहुत अटैक होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनका जो एरिया डिफाइन होता है एज ए ड्यूटी वाइज, वो बिल्कुल एकदम अलग लीग से होता है। तो कहीं ना कहीं वो एक एंट्रेंस पॉइंट बन जाते हैं टेररिस्ट के एंटर करने का। इज इट ट्रू? देखिए, सीआरपीएफ जो डिप्लॉय होती है, वो बिल्कुल बीच में उनके जाके डिप्लॉयड होती है। हम्म दूसरा, अभी वहाँ कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं कि आपके मन मुताबिक कोई बिल्डिंग हो जाए। वहाँ जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसी को हमको हम्म थोड़ा बहुत उसमें चेंज करके अपने हिसाब से मोर्चे वगैरह बनाने के उसको करना पड़ता है। हम्म और हम क्योंकि डायरेक्ट होंगे, जैसे अब जैसे आपका ये मान लो स्टूडियो है, इसके बगल में ही सड़क जा रही है, हम्म तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम कायदे से, तो ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा दूर हो, ताकि यहाँ से आके कोई अटैक ना कर पाए। अब यहाँ से आप कल को सोचें कि आप रोड को रुकवा देंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है, रोड पे तो सब चलेंगे ही चलेंगे। हम्म तो जो हमारे पास हमारे कैंप बनाए जाते हैं, वो कैंप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बना दिए जाते हैं। तो फिर उनको हम अपनी एक्सपर्टीज से उनको इस तरह ढालते हैं कि उन पर कोई अटैक ना हो पाए, और फिर अटैक हो भी तो हम उसको रिटेलिएट कर पाएं।
लेकिन इन लोगों का जो फिदाइन अटैक जो है, हाँ, फिदाइन अटैक, हाँ। जो है वो आते थे और वो मरने के लिए ही आ रहे हैं। अब जो मरने के लिए आ रहा है जैसे है, तो नुकसान पहुंचाने में फिर कामयाब शुरू में तो हो गए थे 2-3 जगह। कश्मीर में बहुत हुए ना ये? कश्मीर में हुए थे और 2-3 जगह वो आर्मी पे भी हुए, वो बीएसएफ के कैंप में भी हुए, वो सीआरपी कैंप में भी हुए। आपके समय पे हुए कोई? उस समय तक फिदाइन नहीं हुआ था। ओके। हाँ, फिर जब हम दोबारा गए वहाँ हाँ। तब तक फिदाइन जा चुके थे, क्योंकि हम लोगों ने अपनी फिर उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली थी कि भई अगर कोई घुसेगा तो कैसे मारना है, कि हमने एक ड्रिल बना ली थी कि अगर कोई घुसेगा भी तो हम उसको एलिमिनेट कर देंगे तुरंत। कश्मीर सच में जन्नत है? हाँ, कश्मीर बहुत सुंदर है। हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का मुकुट है कश्मीर। वैसे तो पूरा देश ही हमारा सुंदर है। सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम वंदे मातरम। तो पूरा देश ही हमारा सुंदर है। बट अभी देखो ना, टूरिज्म, आपको लगता है कि लाइक टेररिज्म अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उस टेररिज्म ना खत्म होने के बजाय टूरिज्म बढ़ रहा है अभी कश्मीर में? हम्म। आपका क्या ओपिनियन है कि अभी बढ़ना चाहिए, या विकास पहले हम सोचें, या जो चीज एग्जिस्टिंग है उन पे पहले काम किया जाए? मेरा तो व्यक्तिगत मत ये है कि विकास तो 2 साल में हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा। पहले इसको जो टेररिज्म है, इसको ज़ीरो किया जाए। क्या इसको स्टेप्स खत्म। हैं इसके कि जीरो इस करने के लिए? देखिए, एक तरफ तो सिक्योरिटी फोर्सेस के एक्शन चल रहे हैं, हम्म। वो तो चलते रहें और स्थायी। इनका जो सपोर्ट सिस्टम है, जिसे इकोसिस्टम भी कहते हैं, उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए। उसको बिल्कुल ऐसा कर दिया जाए कि कहीं से उनको सपोर्ट ना मिले। हम्म। जैसा कि अभी भी हमने चर्चा की थी कि भाई जब तक आपको अंदरूनी लोगों की सहायता नहीं देंगे, तो वहाँ से कैसे आके आतंकवाद कर देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर में ना, जैसे अभी आपने पॉपुलेशन पे हम बात कर रहे थे कि 90% पॉपुलेशन है जो इस्लाम को वो करती है, वो इस्लाम भी, वो फिर पाकिस्तान के झंडे फहरा रहे हैं सारे कुछ। मुझे लगता है वहाँ पे ना बाकी पॉपुलेशन की भी इंक्रीज होनी चाहिए कहीं ना कहीं, जहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन इस्लाम की ज़्यादा है। मैं ऐसा नहीं, मैं कि इस्लाम धर्म की वो कुछ गलत बोल रहा हूँ, जस्ट अ थॉट, ठीक है, कि अगर इस्लाम धर्म, जैसे बांग्लादेश इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है, हम्म, वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। अब डेमोक्रेसी को बनाने के लिए आपको नंबर ऑफ पॉपुलेशंस वाइज वो मिक्स करना होगा, आपको एक रेशो बनाना होगा, ताकि कि वहाँ पे इस्लाम धर्म को भी मान रहे हैं, हिंदू धर्म को भी मान रहे हैं, जैन धर्म को भी मान रहे हैं, बौद्ध धर्म को भी मान रहे हैं। तो जब एक मिक्स पॉपुलेशन आएगी, मुझे लगता है उससे शायद चीजें थोड़ी सी कम हो जाएंगी। क्या लगता है आपको, आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, मैं आपके साथ पूरी तरह सहमत हूँ इसमें। हम्म। सॉरी। लेकिन कैसे करोगे ये? अभी आपसे या मुझसे कहा जाए कि वहाँ जाके बस जाओ, तो ना आपके परिवार वाले आपको परमिशन देंगे, ना मेरे परिवार वाले, जब तक कि वहाँ एक सिस्टम नहीं बनाया जाएगा कोई। भाई हम्म। सुरक्षा का एक सिस्टम तो बनाया जाए। अभी जो हमारे वहाँ के कश्मीर से जिनको कि मार के वहाँ से भगा दिया गया हिंदुओं को, उनको तो ये बचा नहीं पा रहे वहाँ। हम्म। क्यों? क्योंकि अगर कोई जाता, आपने देखा पिछले दिनों कितने इंसिडेंट हुए। हाँ। जो यहाँ से नौकरी करने गए, उनको मार दिया। आपने देखा कि जो अभी टनल का उद्घाटन करने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गए, जेड मोट टनल क्या है, वहाँ जो प्रवासी मजदूर थे उनको मार दिया। आखिर कैसे कामयाब हो रहे हैं ये? जब तक कि भाई विकास तो पहले भी था, हम्म। 89 से पहले। भाई बिहार में उस समय जाते आप, तो लोग ठंड से भी मरते थे, लोग लू से भी मरते थे। चाहे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, जो भी स्टेट इस तरह के थे, वहाँ इस तरह के पहले पेपर भरे रहते थे कि अभी लू से मर गए, लू लगने से इतने मरे, ठंड से इतने मरे। कश्मीर में तो कभी जहाँ बर्फ़ पड़ती है, वहाँ आपने नहीं देखा, क्योंकि सब्सिडी काफ़ी देती थी सरकार और थोड़ा संपन्नता थी, तभी तो वो सर्वाइव कर रहे थे बर्फ़ हम्म। में। लेकिन फिर भी आतंकवाद आया। पंजाब हमारा सबसे समृद्ध राज्य था, वहाँ आतंकवाद आ गया। तो ये जब तक हम विकास करते रहेंगे कि साहब विकास से आतंकवाद खत्म किया जा सकता है, तो ये मेरे ख्याल से
गलत हमारी सोच है। विकास से आतंकवाद कभी नहीं खत्म किया जा सकता। आतंकवाद को तो कुचला जा सकता है और वो कुचल देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम पॉलिटिकल लीडर की बात करते हैं, पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, गवर्नमेंट को एक ऐसा ऑप्शन रखना चाहिए कि जो ऑफिसर रैंक के मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आप हो, कि कहीं ना कहीं उनको एक पॉलिटिक्स में एक पोजीशन दी जाए स्टेट को रन करने के लिए। क्योंकि जितने अच्छे तरीके से एक आर्मी ऑफिसर लाइक यू उस स्टेट को रन कर रहा था, बचा रहा था इतने सालों से, वो दे कहीं ना कहीं वो पूरे देश को ही बचा रहा है। और अगर यही आर्मी ऑफिसर अगर पॉलिटिक्स में आ जाए, आपको लगता है कुछ बदलाव आएगा? आपका सोचना कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जैसे रेल का पहिया पहले बना था, पूरा पहिया जो है वो स्टील का होता था, तो काफ़ी महँगा बनता था, हम्म। ठीक है? फिर उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर केवल स्टेनलेस स्टील का टायर चढ़ाने लगे, तो वो इतना पैसा उसका बच गया। तो इतना आमूल-चूल परिवर्तन करके कि आर्मी अफ़सर को या सीआरपीएफ अफ़सर्स को वहाँ पोज़ीशन दी जाएँ, पॉलिटिकल उसमें, वो एक नहीं है। संभव भी नहीं है। और वो क्योंकि हमारा सिस्टम अलग तरह का है। मैं तो दूसरी बात कर रहा हूँ, आप कानून में परिवर्तन कर दो। आप कह दो कि भई आतंकवादी को को फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी और जो केस है वो 1 साल में, 2 साल में ख़त्म करेंगे। ये जो यासीन मलिक है, अभी देखिए कितने साल हो गए, इसने एयर फ़ोर्स के 4 अधिकारियों को वहीं गेट पे, एयर फ़ोर्स के गेट पे मार दिया था। इसने न जाने कितनी हत्याएँ की थीं, लेकिन आज तक इसको कोई कुछ बाल भी हुआ? बागा नहीं कर पाए, हाँ। तो तो जी, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। कानून में अगर आप परिवर्तन कर दें, और दूसरी है कि एक बार इच्छा शक्ति ज़ाहिर कर दें कि खत्म। तो अब देखिए आप कि हमारे गृह मंत्री ने कहा कि हम मार्च 26 तक नक्सलवाद को मिटा देंगे। मिट रहा है कि नहीं मिट रहा? आप रोज़ सुनते हैं कि आज 30 मारे गए, आज 31 मारे गए, आज इतने मारे गए। जब एक बार निर्णय ले लिया कि खत्म तो खत्म। पंजाब में निर्णय लिया गया, तो केपीएस गिल एक पुलिस का चेहरा थे, लेकिन उन्होंने उनके पीछे पूरी तरह से सीआरपी ने सपोर्ट किया और पंजाब से आतंकवाद खत्म हो गया। कश्मीर से भी आतंकवाद पूरा खत्म किया जा सकता है, बशर्ते कि सही वो लें, उसकी अप्रोच लें कि पहले हम आतंकवादी तो भाई, जैसे आतंकवादी को आप एक मछली समझो, ठीक है? हम्म। अब मछली एक तालाब में है, अब कहाँ-कहाँ आप जाल डाल के उसको पकड़ोगे? आपने एक थोड़ी नाली निकाली और उस पानी को ड्रेन कर दिया, तो हम्म। मछली कहाँ ज़िंदा रहेगी? मारी जाएगी कि ना? बिल्कुल। तो ये सरकार कर सकती है। इनका जो इकोसिस्टम या सपोर्ट सिस्टम जो है, उसको नेस्तनाबूद कर दे और इस मुगालते में सरकार बिल्कुल ना रहे कि हम साहब विकास करके और ये शांति हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होनी। एक आदमी आएगा, फिर वो 4 आदमियों को मार देगा। भई AK-47 है उनके पास, हथियार हैं उनके पास, ग्रेनेड हैं उनके पास। अभी आपने देखा पीओके में फिर वो गजवाए हिंद की शर्ट पहन-पहन के घूम रहे हैं कि भाई हम गजवाए हिंद करेंगे। इस मानसिकता को कैसे खत्म करोगे? इस मानसिकता को तो कुचला जा सकता है। आप विकास के रास्ते से इसको नहीं खत्म कर सकते। परम जी, मैंने कुछ लाइनें लिखी थी, उसकी प्लीज 2 सुनाइए ना सर। 2 लाइनें ये हैं। हम्म। जब तक है दम राष्ट्र प्रथम, जब तक हैं हम राष्ट्र प्रथम। इस भावना से पूरी तरह से लग के हम लोग काम करें। सरकार कह दे कि आतंकवाद को समाप्त कर दो, एक समय सीमा निर्धारित कर दे और कह दे कि जो इनको सपोर्ट करेगा उसको भी उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जो आतंकवादियों को ट्रीट करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 1 साल के अंदर पूरा आतंकवाद जम्मू कश्मीर से खत्म हो जाएगा। डन सर। और आपके साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी भी यही इंटरनल, क्या मैं बोलूँ, हमारी भी यही सोच है कि बिकॉज अब वही है, हम तो अपने घरों में बैठे हुए हैं, हमको नहीं पता बाहर क्या चल रहा है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा टीवी देख लिया, हमने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ लिया, हमने ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ ली। 89 से लेके आपने वहाँ पे सर्विस करी है, सीआरपीएफ को कहीं ना कहीं आपने बिल्ड किया है।
और जो टाइम आपने बिताया है, तो मुझे लगता है जो कमियां हैं ना वो आप ही बता सकते हो, हम सिर्फ सुन सकते हैं। रही बात गवर्नमेंट की, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अब स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं बहुत ज्यादा, तो कहीं ना कहीं आतंकवाद अब खत्म हो रहा है। और रही बात, मुझे ऐसा पता नहीं, आई डोंट नो कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो आपने बीच में बात बोली थी ना, हार्ड डिसीजन हम्म, कुचलना पड़ेगा, तो हम्म। वो कुछ मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली सरकार ना कुचल देगी। भगवान आपकी बातों को बिल्कुल सत्य करे, और ये सरकार में ताकत है, कुचलने की ताकत है, क्योंकि इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से हावी हैं। आतंकवाद जा रहा है, लेकिन मैं फिर दोबारा आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि सरकार को अ, जो उनका इकोसिस्टम है, जो सपोर्ट सिस्टम है, उसके ऊपर भी उतना ही तेजी से प्रहार करना चाहिए, उसको भी उतना ही गलत मानना चाहिए जितने आतंकवादी हैं। ग्रेट सर, एंड बड़ा अच्छा लगा आपसे मेरे को बात करके। नहीं, लास्ट में जाते जाते यूथ के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे? ये जो किताब थी, ये वाले ले लीजिए आप। हाँ। हाँ, हाँ। ये जो किताब थी, मैं वो आपके ज़रिए मैं यूथ से केवल ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो है एक बहुत अच्छा सूत्र है, पढ़िए ना, मेरे प्लीज पास है, बताइए ना। उसका मैंने दोहाकरण किया है हम्म। कि उत्साह हिलोर मन भरे, प्रभु का लेकर नाम, पलक झपकते पूर्ण हो, शुरू करो जो काम। मेरा युवाओं से यही कहना है, आप भी युवा हैं, आपसे भी, कि उत्साह से किया गया कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाता है। तो जो भी काम करें, वो पूरी तरह से उत्साह से लवरेज होके जो काम करें, अपने को उत्साहित रखें, अपने टीम को उत्साहित रखें, अपने आसपास सबको उत्साहित करके काम करें, तो वो जो भी काम शुरू करेंगे उसमें उनको सफलता मिलेगी। मेरी ग्रेट सर, शुभकामनाएं। एंड थैंक यू, और जय हिंद सर। जय हिंद।